अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की जो हमारी डैगर 2 फॉर बिगिनर्स की वीडियो है, इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे हमारे पास डैगर क्या है इटसेल्फ और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। हम देखेंगे जनरली जो डैगर है इसका हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो डैगर 2 है जो मेनली हमारे पास, इसको मैं डैगर के साथ भी रेफर करूँगा थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द वीडियो। तो आप मेक श्योर कर लें कि जब मैं अगर सिर्फ डैगर बोलूँ तो आई मीन कि डैगर 2। तो पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने ये चीज़ देखा था हमारे पास डिपेंडेंसी क्या होती है जब ए क्लास डिपेंड करती है बी क्लास के ऊपर। तो बी क्लास की कुछ फंक्शनैलिटी ए क्लास यूज़ करती है, तो ए क्लास बी क्लास डिपेंडेंसी होती है ए क्लास की। और हमने देखा था ए को हम क्लाइंट भी कहते हैं, बी को सर्विस भी कहते हैं। फिर हमने देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये होता है कि इंस्टेड ऑफ क्लास ए क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी, बजाय इसके क्लास ए अपनी डिपेंडेंसीज जो कि उसकी डिपेंडेंसी इस एग्जाम्पल में क्लास बी है, वो अपनी क्लास बी की डिपेंडेंसी या अपनी सर्विस का ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट करे या उसको क्रिएट करे, उसको वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट की जाती है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो ये हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ डीआई, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड एंड फील्ड इंजेक्शन। हमने देखा था इनके प्रो एंड कॉन्स देखे थे, प्रैक्टिकल 2 एग्जांपल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैनुअल डीआई हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं यूजिंग फैक्ट्रीज। तो ये जब हमारे पास हो गया तो नेक्स्ट टाइम हमने देखना है कि डैगर 2 हमारे पास क्या है। तो जब बात की जाए डैगर की, तो डैगर हमारे पास बेसिकली एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे अब डिपेंडेंसी का भी हमें पता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी हमें पता है। फ्रेमवर्क एक नई चीज़ है, इसको ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता होगा, लेकिन सिर्फ इंट्रो के देने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डैगर नेम है जो, ये कहाँ से आया हिस्ट्री के तौर के ऊपर। तो पहले नंबर पे ये है कि जो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं हमारी किसी भी एप्लीकेशन की, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ ग्राफ कॉल्ड डिपेंडेंसी ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ड्राफ्ट स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ये हमारा लास्ट वीक वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम बेसिकली मेन एक्टिविटी जो हमारी उसको चाहिए कार क्लास, वो डिपेंड कर रही है या यूज़ कर रही है कार क्लास को। कार क्लास हमें मिल रहा है, बेसिकली हम कार मेथड कॉल करते हैं गेट कार फ्रॉम डी आई कार फैक्ट्री। ये जो डी आई कार फैक्ट्री का गेट मेथड है, गेट कार मेथड है, ये बेसिकली यूज़ करता है इंजन को और व्हील्स को, क्योंकि कार की डिपेंडेंसीज हैं इंजन और व्हील्स। और इंजन के लिए हम यूज़ करते हैं डी आई इंजन फैक्ट्री क्लास का जो है वो गेट इंजन मेथड, जो कि अगेन इसी क्लास की 3 डिफरेंट मेथड्स को गेट स्पार्क प्लग, गेट क्रैंकशाफ्ट, गेट पिस्टन को कॉल करते हैं। ये तीनों जब रिटर्न होते हैं, इंजन क्रिएट हो जाता है और इंजन रिटर्न हो जाता है डी आई कार फैक्ट्री को। और उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर होता है कार के लिए वो व्हील्स होता है, तो इसके लिए हम डी आई व्हील्स फैक्ट्री का गेट व्हील्स का मेथड कॉल करते हैं, जो कि बेसिकली, और अगेन यहाँ पे हम न्यू व्हील रिटर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 डिपेंडेंसीज चाहिए, गेट फ्रेम और रबर। दोनों के लिए अलग मेथड्स हैं हमारे पास, या कह लें कि अलग सब फैक्ट्रीज हैं। तो गेट फ्रेम रिटर्न करेगा, गेट रबर रिटर्न करेगा। ये दोनों जब रिटर्न होंगे तो इन दोनों के बाद हमारे पास व्हील भी क्रिएट हो जाएगा। जब व्हील और इंजन क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास कार क्रिएट हो जाएगी, वो रिटर्न होगी यहाँ पे। तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसको हम कहते हैं मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डी आई विदाउट एनी फ्रेमवर्क। और अगर जितने भी हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज आगे पीछे पास हो रही हैं, इसके लिए ये जो एग्जांपल है कार एग्जांपल, इसके लिए अगर डिपेंडेंसीज को मैं इस ग्राफ के ऊपर आपको शो कराऊँ तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि बेसिकली स्पार्क प्लग, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट पास किया जा रहा है इंजन को, रबर और फ्रेम पास किया जा रहा है व्हील्स को, व्हील्स और इंजन दोनों पास किए जा रहे हैं कार को, और कार पास की जा रही है मेन एक्टिविटी को। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी थी, जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जो भी अगेन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी डिपेंड कर रही है मेन प्रेजेंटर के ऊपर। मेन प्रेजेंटर के लिए हमारे पास फैक्ट्री है, मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री, उसको हम गेट मेथड कॉल करते हैं। लेकिन मेन प्रेजेंटर जो है वो डिपेंड कर रहा है नेटवर्क क्लाइंट के ऊपर, तो उस नेटवर्क क्लाइंट को लेने के लिए हमें नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री की ज़रूरत थी, तो हम नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री के गेट मेथड को कॉल करते हैं। ये अब नेटवर्क जो क्लाइंट है इसके लिए हमें चाहिए नेटवर्क कनेक्शन, तो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री है, हम उसका गेट मेथड कॉल करते हैं। और एट द एंड नेटवर्क कनेक्शन या कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें चाहिए एंड पॉइंट फैक्ट्री, तो हमें एंड पॉइंट चाहिए, तो हम एंड पॉइंट फैक्ट्री के गेट मेथड को कॉल करते हैं। ये एंड पॉइंट फैक्ट्री का गेट मेथड हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो जाएगी नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री के पास। ये जैसे ही कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी तो ये रिटर्न होकर मिलेगा नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री को। जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा तो डी आई नेटवर्क क्लाइंट कंप्लीट हो जाएगी, ये पास होगी मेन प्रेजेंटर को। मेन प्रेजेंटर को जैसे डी आई नेटवर्क क्लाइंट मिला तो मेन प्रेजेंटर इसने क्रिएट कर लिया और वो रिटर्न कर देगा मेन एक्टिविटी को, और हम इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो डिपेंडेंसीज है इसको भी यूजिंग अ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने दूसरा ग्राफ क्रिएट किया जो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। एंड पॉइंट स्ट्रिंग रिटर्न होती है हमारे पास जो जाती है कनेक्शन फैक्ट्री के पास, तो कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट जो है ये डिपेंडेंसी है डी आई नेटवर्क क्लाइंट की। तो जैसे ही ये वाली डिपेंडेंसी पास की जाती है नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री को, तो डी आई नेटवर्क क्लाइंट क्रिएट हो जाता है। डी आई नेटवर्क क्लाइंट डिपेंडेंसी है मेन प्रेजेंटर की, तो डी आई नेटवर्क क्लाइंट हम पास करते हैं मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री को, तो मेन प्रेजेंटर क्रिएट हो जाता है और ये हमें रिटर्न कर देता है मेन प्रेजेंटर
मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री मेन प्रेजेंटर रिटर्न करती है मेन एक्टिविटी को और मेन एक्टिविटी इसको यूज़ कर लेती है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं ग्राफ या डिपेंडेंसी ग्राफ। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे इस ग्राफ के अंदर कोई साइकिल, यहाँ पे आपको कोई साइकिल नज़र नहीं आ रहा और ये डायरेक्टेड है कि हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, हमेशा स्ट्रिंग यहाँ से इसके ऊपर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी। अगर सेकंड एग्जांपल के ऊपर भी मैं आऊँ तो क्रैंकशाफ्ट यहाँ से इंजन के पास जाएगा, पिस्टन इंजन के पास जाएगा, रबर व्हील के पास जाएगी, दोनों जाएंगे कार के पास, इंजन और व्हील और कार मेन एक्टिविटी के पास। तो इसकी एक डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंसीज जो हैं उनको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कॉल्ड डिपेंडेंसी ग्राफ। जो डिपेंडेंसी ग्राफ है वो अगर कोई साइकिल कंटेन नहीं करता तो हम इसको कहते हैं डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, इन शॉर्ट डैग। और आपने देखा कि मैंने डी ए और जी कैपिटल किया हुआ, इन शॉर्ट डी ए जी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। और ये जो नेम है डैगर, ये बेसिकली इसी डैग से निकला है। डैग स्टार्ट के 3 हमारे पास वर्ड्स हैं और आगे GER पेंड करके इसको डैगर क्रिएट किया गया और इससे हमारे पास डैगर नेम जो है वो यहाँ पे आया। तो आपको नेम का पता चल गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को देखने से पहले कि ये क्या चीज़ होती है, हम देखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या है। तो जनरल अगर डेफिनेशन देखी जाए फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क हमारे पास एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेमवर्क आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन टास्क होते हैं जो हर दफ़ा हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करने होते हैं या करने होते हैं। तो बजाय से कि हम हर दफ़ा एक ही काम बार बार करें, हम एक उसकी टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, आप ये कह सकते हैं समझने के लिए। फ्रेमवर्क को ये पता होता है कि क्या करना है, हम इसको ये बताते हैं कि कैसे करना है। तो मैं ज़्यादा इसकी टेक्निकल डिटेल के ऊपर नहीं जाऊँगा, आप फ्रेमवर्क गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये ज्यूम किया कि आपको फ्रेमवर्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैंने फ्रेमवर्क को स्किप किया यहाँ पे। तो जब हमें ये पता चल गया कि फ्रेमवर्क क्या होता है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हमें ऑलरेडी पता है, तो अब हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क हमारे पास क्या होगा। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क होता है ये बेसिकली हमारे पास जो DI होता है, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम होता है वो ऑटोमेट कर देता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क होगा। यहाँ क्या आप ये कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो विद यूजिंग अ फ्यू एनोटेशंस या कॉन्फ़िगरेशंस, इसको यूज़ करते हुए वो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन के लिए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने कैसे यूज़ करनी है। वो मैंने इसलिए आपको बताया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज़ नॉट अबाउट एनी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कोई फ्रेमवर्क या कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये बेसिकली एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है या टेक्निक है जो कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इनको जिसको डिस्कस भी किया था। लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे हमने सब कुछ मैनुअली किया था। यहाँ पे ये हमारे पास जो फ्रेमवर्क है ये ऑटोमेट करेगा हमारे लिए DI को। हम सिंपल इसको कुछ एनोटेशंस या कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे फ्रेमवर्क की और हमारी कॉन्फ़िगरेशन या एनोटेशन के बेस के ऊपर ये फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट कर देगा हमारी एप्लीकेशन के लिए। तो बाकी हम जब इसको प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क की हमें समझ आ गई कि डैगर क्या है। तो डैगर हमारे पास आपको नजर आ रहा है फुली स्टैटिक और कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है जो कि बहुत जावा और एंड्रॉयड के लिए। और आपको अंडरस्टूड होगा कि अगर जावा के लिए है इट मीन्स कि आप इसको कॉटलन के साथ भी उसी तरीके से 100% फुली यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक होने से मुराद ये है कि जितनी भी डिपेंडेंसी की टाइप्स होंगी वो आपको बतानी पड़ेंगी और प्रिसाइजली बतानी पड़ेंगे। लाइक क्लास A, क्लास B, क्लास C है तो डैगर को आप ये बताएंगे दिस इज़ क्लास A, दिस इज़ क्लास B, दिस इज़ क्लास C। लाइक कुछ हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें डायनामिकली रन टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट अपनी टाइप चेंज कर देता है, लाइक जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसके अंदर नहीं होता। कंपाइल टाइम से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी एप्लीकेशन के अंदर, कोई एरर होगा, तो जब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल होगी उसी वक्त ये हमें बता देगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और ये जो डैगर है ये बेसिकली अडॉप्शन है अर्लियर वर्जन की जो क्रिएट किया गया था स्क्वायर की तरफ से, लेकिन उन्होंने बाद में मेंटेन नहीं उसको किया, तो गूगल ने उसको कॉपी किया, उसको पिक किया और उसको आगे कंटिन्यू किया। तो इसलिए हम इसको डैगर 2 कहते हैं। मैंने सिर्फ इस वीडियो के लिए इस कोर्स के अंदर आपको बार बार डैगर टू के बजाय मैं इसको डैगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉमनली अब इसको डैगर भी कहा जाता है लेकिन प्रिसाइजली ये डैगर 2 है, डैगर नहीं है। अगर आप डैगर की बात करेंगे तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा डैगर जो स्क्वायर ने क्रिएट की थी। गूगल ने जो डैगर क्रिएट किया हम उसको डैगर 2 कहते हैं। और ये बेसिकली एक जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है जो कि है JSR 330। JSR 330 का मतलब या जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि कुछ एनोटेशन जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो वो एनोटेशंस अब डैगर भी यूज़ करेगी। इसके अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए कि जब भी डेवलपर एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क से स्विच करता है किसी दूसरे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर, तो बजाय इसके कि वो अपनी सारी की सारी एनोटेशंस चेंज करे, जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट के बेस के ऊपर बेसिकली एक कॉमन सेट ऑफ एनोटेशंस क्रिएट किया गया जिनका एक कॉमन टास्क है
और उसके फ़ायदा हमें एज अ डेवलपर ये होता है कि हम एक एनोटेशन जो यूज़ करते हैं वो डिफरेंट जो हमारे पास DI फ्रेमवर्क्स हैं वो यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप एनोटेशन हम देखेंगे नेक्स्ट ऐड साइन इंजेक्ट जो बहुत कॉमन बेसिक हमारे पास, और फर्स्ट जो एनोटेशन हम सीखेंगे डैगर के साथ वो है। अगर आप ऐड साइन इंजेक्ट को डैगर के अलावा किसी और फ्रेमवर्क के ऊपर शिफ्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो ऐड साइन इंजेक्ट वहाँ पे उनके साथ भी यूज़ होगी, क्योंकि वो भी बेसिकली जितने भी DI जो आपका होगा फ्रेमवर्क वो जावा स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट 330 को फॉलो अगर कर रहा है तो आपको एनोटेशन चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये जब हम इंप्लीमेंट करेंगे कोड वहाँ पे भी मैं मजीद एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये बेसिकली डैगर कोड जनरेट करता है, कोड जनरेशन को यूज़ करता है और ये बेस कर रहा है कुछ एनोटेशंस के ऊपर। ये बेसिकली जो डिपेंडेंसी ग्राफ है जो मैंने पीछे आपको बताया वो खुद क्रिएट करता है कुछ एनोटेशंस की बेस के ऊपर, और इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑटो बॉयलर प्लेट कोड होता है, इनिशियलाइजेशन कोड होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है हमारे लिए। हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड हमें करना पड़ रहा था सिर्फ अपना कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। कार की 2 डिपेंडेंसीज थी, इंजन और व्हील्स, वो हमने क्रिएट किया। अब इंजन की 3 डिपेंडेंसीज थी वो हमने क्रिएट की, व्हील्स की भी 2 डिपेंडेंसीज थी वो हमने क्रिएट किया। हमारी बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन और उसकी जो डिपेंडेंसी है, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड है, इनिशियलाइजेशन कोड है, वो काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन को, उसने एक किस्म का कह लेंगे मैस बनाया हुआ है। तो जो इवन जो हमारे पास एंट्री पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट का या एप्लीकेशन का वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट हो गया है। तो ये वाला जो काम है ये हमारे लिए डैगर ऑटो जनरेट कर देती है, और जितना भी एक कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेट करती है, जनरेटेड कोड जो होता है वो रिलेटिवली वेरी इजी होता है रीड करने के लिए और डिबग करने के लिए। रिलेटिवली मैंने इसलिए लिखा है कि रिलेटिवली टू अदर DI फ्रेमवर्क्स, अगर आप दूसरे फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे उनकी निस्बत जो डैगर है ये बहुत हमारे पास ईजी है इसका जनरेटेड कोड रीड करना और डिबग करना। इसकी भी एक खास वजह वो ये है कि जितना भी कोड है ये बेसिकली कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का डैगर, तो सारे का सारा कोड जो है वो कंपाइल टाइम के ऊपर जनरेट होता है, कुछ भी रन टाइम के ऊपर नहीं होता। इस वजह से हमारे पास इसको रीड करना डिबग करना ईजी है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा। डैगर है जो ये हमारे पास जावा या कॉटलिन कंपाइलर की एक एक्सटेंशन है। ये कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की तरह की नहीं है कि जिसको हम यूज़ करते हैं। ये एक बेसिकली एक्सटेंशन है कॉटलिन या जावा कंपाइलर की। ये एक्सटेंशन बेसिकली ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करती है बेस्ड ऑन एनोटेशंस, और वो जो ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड होता है वो भी एट द एंड हमारी एप्लीकेशन के सोर्स कोड के अंदर जो उसके साथ मर्ज हो जाता है या उसके अंदर कंपाइल होता है। और जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड होता है वो DI इंप्लीमेंट कर रहा होता है फॉर आवर ऑब्जेक्ट्स इन सोर्स कोड। तो ये मेन चीज़ है डैगर की कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे कोड के अंदर, हमारे सोर्स कोड के अंदर, उनको हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना होता है। तो बजाय इसके कि हम खुद डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करें, या एग्जांपल के ऊपर जो लास्ट वीडियो में हमने कार एग्जांपल के लिए कार फैक्ट्री या व्हील्स फैक्ट्री या इंजन फैक्ट्री क्रिएट की थी, बजाय इसके कि हम वो फैक्ट्रीज खुद क्रिएट करें, डैगर हमारे लिए ऑटोमेटिकली वो फैक्ट्रीज जनरेट करती है और वो फैक्ट्रीज इंप्लीमेंट कर रही होती हैं DI फॉर दी ऑब्जेक्ट्स इन आर सोर्स कोड। और यहाँ पे आपको इमेज के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि कंपाइलर एक्सटेंशन किस तरीके से है कि यहाँ पे आपको सोर्स कोड है, मैंने यहाँ पे कॉटलिन कंपाइलर लिखा है, यहाँ पे जावा कंपाइलर भी आपका होगा। सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड के अंदर हमारे पास सोर्स कोड प्लस एनोटेशंस होंगी। जैसे ये कॉटलिन कंपाइलर के पास जाएगा तो कॉटलिन कंपाइलर क्या करेगा, जितना भी वो कोड जिसके ऊपर डैगर के रिलेटेड एनोटेशंस होंगी वो ये पास करेगा डैगर को, डैगर एक्सटेंशन को। तो डैगर उस एनोटेशंस की बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करेगी, और जो ऑटो जनरेटेड सोर्स कोड होगा वो अगेन कॉटलिन कंपाइलर को सेंड करेगी, और वो कॉटलिन कंपाइलर ऑटो जनरेटेड कोड सोर्स कोड और जो हमारा सोर्स कोड था इन दोनों को मर्ज करके हमारी एक फाइनल APK या एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन सोर्स कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसका एक यहाँ से एक पॉइंट और भी है कि जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो जाती है तो मोस्टली जो डैगर होती है वो जा चुकी होती है हमारी एप्लीकेशन से। कंप्लीटली तो नहीं आप कह सकते, लेकिन मोस्टली डैगर का काम कंप्लीट हो चुका हुआ होता है। डैगर ने खुद को रिप्लेस कर दिया होता है विद द जनरेटेड ऑटो जनरेटेड कोड सोर्स कोड। तो नेक्स्ट हमारे पास यह है कि डैगर किस तरीके से काम करती है या ये ऑटोमेटिकली कोड कैसे जनरेट करती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखा है कि ये बेसिकली एनोटेशंस को यूज़ करते हुए, डिफरेंट एनोटेशंस हम यूज़ करते हैं उनको यूज़ करते हुए ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करती है। तो अगर आप इसके ऊपर डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, इसके ऊपर डिटेल में हम वहाँ पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम डैगर को क्यों यूज़ करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम डैगर को क्यों यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे आपको अपने एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, अगेन जो मेन प्रेजेंटर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली अगर मैं जाता हूँ अपने जावा के कोड के ऊपर तो जो DI फैक्ट्रीज हैं, आपने देखा 4 DI फैक्ट्रीज मैंने क्रिएट की हुई हैं, और किस तरीके से काम हो रहा है कि हमारे पास जो मेन प्रेजेंटर है ये मेन प्रेजेंटर फैक्ट्री के गेट मेथड को कॉल कर रहा है,
वो अगेन कॉल कर रहा है जो नेटवर्क क्लाइंट फैक्ट्री का गेट मेथड है उसको, वो कॉल कर रहा है नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री के गेट मेथड को, और वो कॉल कर रहा है एंड पॉइंट फैक्ट्री के गेट मेथड को। तो सिर्फ छोटा सा एक काम था हमारा कि मेन प्रेजेंटर हमें चाहिए। मेन प्रेजेंटर को डिपेंड कर रहा था नेटवर्क क्लाइंट के लिए, तो हमने क्लाइंट फैक्ट्री क्रिएट की। क्लाइंट क्रिएट करने के लिए कनेक्शन चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क क्लाइंट है वो डिपेंड करता है कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। तो उसके लिए हमें नेटवर्क कनेक्शन फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ी, वो डिपेंड कर रहा था कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन एक एंड पॉइंट के ऊपर, हमें एंड पॉइंट फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ी। ये सारे का सारा कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कार फैक्ट्री के लिए फिर हमारे पास कार क्रिएट करने के लिए इंजन और व्हील्स फैक्ट्री क्रिएट की। इंजन के लिए हमने अलग जो है वो मेथड्स या फैक्ट्रीज क्या क्रिएट किया, और व्हील्स के लिए अलग। तो ये सारे का सारा कोड खुद करना काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बॉयलर प्लेट है और एक मुश्किल है। तो ये जितना भी कोड हमने देखा है, इट वाज अ प्रीटी बोरिंग टू राइट। ये हमारे पास मजीद वर्स हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी डिपेंडेंसीज मोर कम्प्लेक्स होंगी। बिलीव मी, अगर आप सिंपल एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो आपके इंटरनेट से या आपके रेस्ट एपीआई से रेट्रोफिट को यूज़ करते हुए एक रिक्वेस्ट करती है और डेटा को लिस्ट व्यू के अंदर शो करवाती है, तो अगर आप डीआई को मैनुअली उसके लिए इंप्लीमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा या बोरिंग हो जाएगा, आपका कोड मैस बन जाएगा। तो और जितनी भी फैक्ट्रीज थी ये हमारे पास कोड को अंडरस्टैंड करना मजीद मुश्किल बना रही हैं। तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं डैगर को। डैगर ये सारे का सारा काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है। हमने देखा कि जब हम मैनुअली इम्प्लीमेंट करते हैं डीआई को तो ये बहुत ईजी होता है फॉर फ्यू क्लासेस, लेकिन जब हमारा प्रोजेक्ट ग्रो करता है तो मैनुअल डीआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनिशियलाइजेशन या बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखना पड़ता है। तो डैगर ये सारे का सारा काम हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देती है। और यहाँ पे अगेन डैगर के रिलेटेड ये है कि क्यों इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डैगर 2 इज़ वन ऑफ द ओपन सोर्स डीआई फ्रेमवर्क्स विच जनरेट्स अ लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट फॉर अस। जितना भी ये बॉयलर प्लेट या इनिशियलाइजेशन कोड है ये सारा डैगर हमारे लिए क्रिएट करती है। और ये दूसरे फ्रेमवर्क से क्यों बेहतर है, इसकी एक खास वजह वो ये है कि राइट नो इट्स ओनली वन डीआई फ्रेमवर्क्स विच जनरेट्स फुली ट्रेसेबल सोर्स कोड इन जावा। इट मीन्स कि जितने भी हमारे पास बाकी डीआई के रिलेटेड फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक हमारे पास जूस हो गया या हमारे पास स्प्रिंग वगैरह हो गया, या कुछ भी आप कोई भी फ्रेमवर्क ले लें, वो जितना भी कोड जनरेट तो करते हैं ऑटोमेटिकली डीआई को, चूँकि वो भी इंप्लीमेंट करते हैं इसलिए वो डीआई फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन वो कोड ट्रेसेबल नहीं होता या उतना ट्रेसेबल नहीं होता एज अ सोर्स कोड, क्योंकि डैगर जितना भी कोड जनरेट करती है वो अगेन मर्ज हो जाता है हमारे एप्लीकेशन के सोर्स कोड के अंदर। तो हम उसको, और वो कंपाइल टाइम के ऊपर जनरेट होता है, रन टाइम के ऊपर जनरेट नहीं होता, तो हम इजीली उसको देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। और ये बेसिकली डैगर जितना भी कोड जो जनरेट करती है वो बेसिकली मिमिक कर रहा होता है उस कोड को जो यूज़र ने खुद हाथ से लिखा होगा। यूज़र से यहाँ पे मेरा डेवलपर है, क्योंकि हम डैगर को यूज़ करते हैं, तो डैगर के लिए तो हम यूज़र है ना, इसलिए मीन्स कि अगर हम यहाँ पे डैगर को यूज़ करेंगे अपनी कार एप्लीकेशन के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जितना भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड वो खुद इंप्लीमेंट करेगी, ऑटो जनरेट करेगी डैगर। अगर हम उसको ओपन करके जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट वही काम जो हमने किया वो डैगर हमारे लिए कर रहेगी, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही होगी। तो वही कोड जो हमने अपने हाथ से लिखना था वो डैगर ने हमारे लिए क्रिएट किया होगा। तो इस वजह से वो बहुत ट्रेसेबल होता है एज अ सोर्स कोड, तो इसलिए इसको हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि डैगर 2 इज़ लेस डायनामिक देन दी अदर्स, नो रिफ्लेक्शन यूजेज एट ऑल। तो बाकी जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं वो हमारे पास बेसिकली यूज़ करते हैं टेक्निक कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जावा के रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड एक एडवांस कंसेप्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये कोर्स समझने के लिए, डैगर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं। रिफ्लेक्शन सिंपल ये होता था कि रन टाइम के ऊपर हमारे पास जितना भी कोड था वो जनरेट होता था। डैगर ने अगर हमारी किसी कार क्लास को इंजन चाहिए तो बजाय इसके कि डैगर उसको कंपाइल टाइम के ऊपर क्रिएट करे, जब एप्लीकेशन रन हो रही होगी तो उस वक्त रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए डैगर जो है वो कोड जनरेट करे। तो डैगर ऐसा नहीं करती, वो रिफ्लेक्शन को यूज़ नहीं करती, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता था कि सारा का सारा काम कंपाइल टाइम की बजाय रन टाइम के ऊपर होता था, तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती थी। तो इसकी वजह से डैगर लेस डायनेमिक है, वो मोर कंपाइल टाइम है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपकी सिंप्लिसिटी या परफॉर्मेंस आपकी जो है वो अफेक्ट होगी। परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी जनरेटेड कोड की उसी तरह रहेगी जिस तरीके से हैंड रिटन कोड होता है हमारे पास, क्योंकि डैगर ने जो सोर्स कोड जनरेट करना है वो बेसिकली उसी तरह होगा जो हमारे पास हाथ से हमने कोड लिखा होगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। तो एट द एंड अगेन मैंने इन चार्ट लिखा हुआ है कि डैगर 2 जनरेट्स ऑल द डिपेंडेंसी इंजेक्शन बॉयलर प्लेट फॉर अस। तो ये बेसिकली जितना भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड होता है वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम मैनुअल डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। स्पार्क प्लग क्रिएट करें, पिस्टन क्रिएट करें, क्रैंक शेफ्ट या इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स इंजन के वो क्रिएट करें। ये कंपोनेंट्स आप पास करेंगे इंजन असेंबली लाइन को, इंजन क्रिएट होगा। फिर आप क्रिएट करेंगे रबर, फ्रेम, रिम्स और टायर्स या कुछ चीज़ें जो भी व्हील्स के रिलेटेड हैं,
ये चीज़ें क्रिएट करके आप पास करेंगे व्हील्स असेंबली लाइन को, व्हील्स और इंजन आप पास करेंगे कार असेंबली लाइन को, और फिर आप कार को लेंगे और यूज़ करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिपेंडेंसीज इशू है इसके अंदर, और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ है हमारे पास। लेकिन डैगर 2 फ्रेमवर्क इज़ लाइक जस्ट कार शोरूम्स, जो हमारे पास कार शोरूम सेंटर्स होते हैं उस तरह ये डैगर 2। इट्स बिन क्रिएटेड बाय द मास्टर्स एंड ऑल यू नीड इज़ टू गेट अ कार एंड जस्ट ड्राइव इट। हम सिंपली शोरूम के ऊपर जाएंगे, डैगर के पास जाएंगे, से बोलेंगे कार का ऑब्जेक्ट दो, वो कार का ऑब्जेक्ट हमें देगी, उसने कैसे क्रिएट किया ये उसको पता है, हम सिंपली उसको ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास है, हम क्यों डैगर को यूज़ करते हैं। अब चूंकि डैगर बहुत हमारे पास पावरफुल चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ है, तो कुछ वजह ऐसी भी हैं कि जिस बेस के ऊपर मैंने रीजंस लिखे हैं कि अगर आप डैगर को नहीं यूज़ करना चाहते। पहले नंबर पे डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी पुअर, और बिलीव मी मैंने ये कोर्स जब मैंने खुद डैगर 2 को सीखा है या मैं इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा था तो कम से कम 2-3 माह मुझे लग गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी वेरी पुअर। यानी कि मैंने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन अभी देखी हैं, जो मोस्ट वर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी है वो डैगर की। आल्दो इसको आप गूगल मेंटेन कर रहा है और ये ओपन सोर्स भी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बहुत बुरी है और दूसरे नंबर पे ये है कि डैगर कैन डू वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स विद द वेरी लिटिल कोड। आप सिर्फ कुछ एनोटेशंस की बेस के ऊपर जो है काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं, तो ये दूसरे बंदों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपने एनोटेशंस को यूज़ किया होगा, आपने वो छोटा थोड़ा सा कोड किया होगा जिसको यूज़ करते हुए डैगर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें कर रही होगी, आपको समझ होगी, मैं भी किसी दूसरे बंदे को समझने में मुश्किल आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड ये है कि डैगर हमारे पास ये करती है, डैगर ट्राइज टू इन्फर योर इंटेंशन बेस्ड ऑन फ्यू एनोटेशंस। आप कुछ एनोटेशंस यूज़ करेंगे कोड के अंदर जिसकी बेस के ऊपर डैगर आपकी इंटेंशन इन्फर करेगी कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं एक एनोटेशन यूज़ करूंगा अपने कार क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ऐड साइन इंजेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी। तो डैगर को ये होगा कि इसका मतलब है कि बंदा कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा है, वो सिर्फ इस एक एनोटेशन की वजह से कार का ऑब्जेक्ट मुझे दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है व्हेन इट मिसअंडरस्टैंड्स यू इट कैन बी डिफिकल्ट टू फिगर आउट व्हाई, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपने कुछ एनोटेशन कुछ इंटरफेसेस वगैरह इंप्लीमेंट किए होंगे, क्रिएट किए होंगे, तो हम खुद कोड करते हैं वो बहुत थोड़ा होता है और एनोटेशंस की बेस के ऊपर होता है। तो जब डैगर मिसअंडरस्टैंड करती है हमें तो उसको फिगर आउट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डैगर इज़ लेजी। लेजी का मतलब ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर जनरली भी कि उस वक्त कोड यूज़ करना या उस वक्त कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या रेफरेंस लेना जब आपको ज़रूरत है। तो डैगर उसी वक्त कोड जनरेट करेगी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ इनकरेक्ट एनोटेशंस होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कुछ इनकरेक्ट कोड ऐसा है जो सिर्फ उसी वक्त जब एक्सप्लोड होगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। तो इससे ये मुराद नहीं है कि रन टाइम के ऊपर आप जो है वो डैगर जनरेट करेगी ऑब्जेक्ट्स को। इट मीन्स वो कंपाइल टाइम के ऊपर चेक करेगी कि क्या आप इस एनोटेशंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन वो कंपाइल टाइम के ऊपर सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेगी या अपने कंस्ट्रेंट्स को देखेगी। लेकिन कुछ एनोटेशंस ऐसी हो सकती हैं कि जो रन टाइम के ऊपर में भी आपस में कोलाइड कर जाए, कोई प्रॉब्लम हो, वो आपको जो है वो प्रॉब्लम उसकी वजह से पेश आ सकती है। तो ये हमारे पास था डैगर का इंट्रोडक्शन। डैगर हमारे पास क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डैगर को हम कैसे यूज़ करते हैं, और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम डैगर की जो दो मेजर और बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एनोटेशंस है, ऐड साइन इंजेक्ट एंड ऐड साइन कंपोनेंट, इनको यूज़ करते हुए हम डिपेंडेंसी ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, और इसके साथ ही जितना भी थियोरेटिकल फाउंडेशन थी या बेस थी हमारे इस डैगर 2 के कोर्स के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो से डैगर के ऊपर प्रैक्टिकल काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो अगेन अगर आपको थोड़ी बोरियत हुई हो पहले 3-4 वीडियोस के लिए सॉरी, लेकिन यह है कि आप नेक्स्ट वीडियो से आपको ये इंपॉर्टेंस इसकी नज़र आएगी कि अगर आप बेसिक फाउंडेशन आपको नहीं पता होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कोड कैसे हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, या डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट डैगर 2 की अपडेट्स को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।